दोस्तों, कई लोग अपनी जिंदगी में अकेलापन महसूस करते हैं। घर वाले और आस पड़ोस के लोग ये जानते हुए भी उनका साथ नहीं देते, बल्कि उन्हें बुली करते हैं। आज जब मैं कमलेश की कहानी सुनता हूं, तो मुझे अपना अतीत याद आ जाता है। कमलेश के साथ भी कॉलेज में कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसने अकेलेपन में जो किया, उसने सबको हैरान कर दिया और उन लोगों को अपनी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो चलिए अब शुरू करते हैं कमलेश की कहानी। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए विपुल ने कहा, नवीन, वो देख, वो आ गया। विपुल की बात सुनकर नवीन का ध्यान भी उस ओर गया। विपुल और नवीन दोनों ही गाजियाबाद के एक कॉलेज के इंजीनियरिंग के छात्र थे। वे दोनों बेहद बदमाश किस्म के लड़के थे और अपने से कमजोर लोगों को नीचा दिखाते थे। इसी कॉलेज में उनकी ही क्लास में एक लड़का पढ़ता था, कमलेश। नवीन और विपुल कमलेश को खूब चिढ़ाते थे और उसका मजाक भी उड़ाते थे। ऐसा नहीं है कि कमलेश ने कभी उनका पलटकर जवाब नहीं दिया। जब कमलेश ने एक बार ऐसा किया, तो उन लोगों ने उसे कॉलेज के बाहर आकर बहुत पीटा। इसी के साथ ही उसे बुरी तरह से बुली भी किया। जब उसने कॉलेज प्रशासन से इस बारे में बात की, तो उन लोगों ने साफ इससे पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि कमलेश के साथ जो कुछ हुआ कॉलेज कैंपस के बाहर हुआ, इसलिए इसमें कॉलेज प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब कॉलेज वाले ही कुछ नहीं कर रहे, तो उन दोनों के घर वाले क्या ही करते। इसलिए अब कमलेश चुप ही रहता था, क्योंकि जब वो कुछ बोलने की कोशिश करता, तब तब उसे पहले से ज्यादा बुली किया जाता। कमलेश ने कई बार जब अपने घर वालों से इस बारे में बात की, तो उन लोगों ने उल्टा उसे ही भला बुरा कहा। इसलिए अब कमलेश ने बोलना ही छोड़ दिया था। खैर, विपुल और नवीन को देखकर कमलेश को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपने आप को शांत किया और फिर क्लास में आने लगा। कमलेश क्लास में आ ही रहा था कि तभी अचानक नवीन अपनी जगह से उठा और फिर कमलेश से जानबूझकर टकराया। कमलेश दुबला पतला सा लड़का था, जो कि पढ़ाई में भी कुछ खास अच्छा नहीं था। नवीन से टकराते ही कमलेश नीचे गिर पड़ा। उसके नीचे गिरते ही सारी क्लास ये देखकर हंसने लगी। इन्हीं सबके दौरान कमलेश की नजर अपनी ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की शीतल की ओर पड़ी, जो कि कमलेश को गिरा हुआ देखकर मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। ये देखकर कमलेश को काफी बुरा लगा, लेकिन फिर अगले ही पल वो उठने की कोशिश करने लगा। तभी नवीन ने उसे दोबारा धक्का दिया और वह दोबारा गिर पड़ा। अब इससे पहले कि नवीन उसे दोबारा धक्का देता, क्लास में शिक्षक आ गए, जिस वजह से नवीन ने कमलेश को उठाया और फिर उसकी सीट पर बिठाकर दोबारा से अपनी सीट पर आकर बैठ गया। क्लास में शिक्षक पढ़ाने लगे थे। ठीक इसी दौरान कमलेश को अपने पीछे से आवाज सुनाई दी, पता नहीं यार, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। हमारे साथ तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, और किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं तो उसकी बैंड ही बजा दूं। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे तो हमारी बात अलग है, इन जैसे लोगों की बात अलग है, इनका हमारा क्या मुकाबला, ये तो है ही जलील लोग। कमलेश को पता था कि ये सब बातें उसे सुनाने के लिए की जा रही हैं, लेकिन कमलेश में उनका विरोध करने का दम नहीं था, इसीलिए वो चुप ही रहा। खैर, कुछ ही देर में क्लास खत्म हो गई और शिक्षक चले गए। उनके जाने के बाद विपुल कमलेश के पास आया और बोला, और भाई, क्या हालचाल? वैसे क्या है न कि तुम्हारे ग्रेड तो अच्छे आते नहीं हैं, इसलिए एक काम करना, कॉलेज खत्म होने के बाद चाट का ठेला लगा लेना। वो क्या है न कि तुम्हें नौकरी देगा ही कौन। ये सुनकर क्लास में मौजूद सारे बच्चे कमलेश पर हंसने लगे। ये देखकर कमलेश अपनी जगह से उठा और क्लास से जाने लगा। क्लास से निकलने के बाद कमलेश सीधा पुस्तकालय में गया और वहां जाकर वो किताब ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो किताब वहां नहीं मिली। जब वो वहां किताब ढूंढ रहा था, तब वहां काम करने वाला लाइब्रेरियन उसके पास आया और बोला, क्या ढूंढ रहे हो भाई साहब? कमलेश ने उसे उस किताब का नाम बताया। तब उस लाइब्रेरियन ने उसे बताया कि वो सारी किताबें फिलहाल बच्चों के पास है और अभी तक किसी ने भी किताबें जमा नहीं कराई है। कमलेश के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि उसे तैयारी करनी थी।
और उसे वो किताब चाहिए थी। इसलिए वो कॉलेज से निकलकर सीधा बाहर किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में गया। वहां वो किताब ढूंढने के दौरान उसके हाथ में एक अलग किताब लगी, जिसका कवर उसे काफी आकर्षक लगा। किताब का शीर्षक था अप्सरा साधना। कमलेश ने वो किताब खोलकर देखी तो पाया कि उसमें किसी अप्सरा को सिद्ध करने का तरीका लिखा हुआ था। कमलेश को वो किताब काफी ज्यादा आकर्षक लगी, लेकिन फिर अगले ही पल उसने उस किताब को रखा और फिर अपने मतलब की किताब को लेकर घर आ गया। कमलेश का ध्यान अब भी उस किताब पर था, इस वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा था। खैर, अगले दिन वो वापस कॉलेज गया और वहां उसे कॉलेज के बाहर के गेट पर शीतल खड़ी दिखाई दी। कमलेश शीतल को पसंद करता था और आज उसे वहां अकेला देखकर उसने सोचा कि क्यों न उसे अपने दिल की बात बताई जाए। इसलिए कमलेश शीतल के पास आया और बोला, हाय शीतल, कैसी हो? कमलेश को देखकर शीतल के चेहरे पर घृणा के भाव आ गए और वो बोली, मैं ठीक हूं। तुम्हें मुझसे कुछ काम था क्या? ये सुनकर कमलेश ने उसे कहा कि हां, बात तो करनी थी, और बहुत जरूरी बोलकर उसने शीतल को अपने दिल की सारी बात बताई। ये सब सुनकर शीतल को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने कमलेश को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की? कभी अपने आप को देखा है आईने में? ये सुनकर कमलेश दबी सी आवाज में बोला, अगर मैं तुम्हें नहीं पसंद तो तुम मना भी तो कर सकती हो। मैं कौन सा तुमसे कोई जबरदस्ती कर रहा हूं? मैंने तो बस जो मेरे दिल में था वही बताया। ये सुनकर शीतल का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और वो बोली, बकवास बंद करो, समझे? एक तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे प्रपोज करने आए, और अब मुझसे ही बोल रहे हो। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं। इसके बाद शीतल सीधे प्रिंसिपल के कक्ष में गई और उनसे कमलेश की शिकायत की। उसने इस बात को काफी बढ़ा चढ़ाकर बताया और साथ ही ये भी कहा कि कमलेश ने उसका हाथ पकड़कर उससे छेड़छाड़ की है। शीतल की बात सुनकर प्रिंसिपल ने कमलेश को बहुत डांटा और फिर उसे कुछ दिनों के लिए कॉलेज से निलंबित कर दिया। कमलेश के घर वालों को यह सब बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। शीतल ने भी सबसे यही कहा कि कमलेश ने उसे छेड़ा था। ये सब सुनकर कमलेश के घर वालों ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई और अब कमलेश का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था। ये बात आस पड़ोस में बुरी तरह से फैल गई थी कि कमलेश ने किसी लड़की को छेड़ा था। इस वजह से कमलेश और उसके घर वालों की काफी बदनामी हो रही थी। कमलेश, जो कि पहले ही काफी दब्बू किस्म का था, इन सब से और ज्यादा परेशान रहने लगा। उसके घरवाले गुस्से में अक्सर उसे ताने देते, जिस वजह से कमलेश पूरा पूरा दिन कमरे में बंद रहने लगा। इन्हीं सब के दौरान एक सुबह कमलेश के पिता गुस्से में बोले, न पढ़ाई में अच्छा है न तू किसी काम का है। अब कॉलेज से तो तू कुछ दिनों के लिए निकाला ही गया है, लेकिन क्या फेल होने का इरादा है? थोड़ा पढ़ भी लिया कर। इन सब से कमलेश ने दोबारा से उस लाइब्रेरी में जाकर थोड़ी देर पढ़ने का सोचा। उसने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल पड़ा। कमलेश के बाहर निकलते ही आसपास के लोग उसे अजीब निगाहों से घूरने लगे। जब कमलेश कुछ आगे चला गया तब उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, अरे सब लड़कियों को बोल दो कि जरा घर के अंदर रहें, बाहर लफंगे बहुत घूम रहे हैं। ये सुनकर कमलेश अपनी जगह रुका, लेकिन फिर अगले ही पल तेजी से वो वहां से निकल गया। पुस्तकालय में आकर कमलेश पढ़ने की कोशिश बहुत कर रहा था, लेकिन सब लोगों के तानों के कारण उसका मन पढ़ाई में लग नहीं पा रहा था। वो सारी बातें याद करके कमलेश मन ही मन रोते हुए बोला, क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे प्यार करे? मैं बहुत अकेला हूं। हे भगवान, या तो मेरे जीवन में किसी ऐसे को भेज दीजिए जो मुझे समझे, मुझसे प्यार करे, या फिर मुझे उठा लीजिए। मन ही मन ये सब सोचते हुए कमलेश काफी देर तक वही बैठा रहा। काफी देर बाद जब उसे लगा कि वो नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए वो उठकर जाने लगा। लेकिन ठीक इसी दौरान उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां पर अप्सरा साधना की किताब रखी हुई थी। न जाने कमलेश ने क्या सोचा और वो उस तरफ जाने लगा।
कमलेश ने वहां पहुंचकर उस रहस्यमय अप्सरा साधना की किताब को उठाया और फिर उसे लेकर पढ़ने लगा। अप्सरा जो कि देवताओं के पास थी और जिसे समय समय पर देवता ऋषि मुनियों की साधना भंग करने के लिए भेजा करते थे। सदा जवान और खूबसूरत रहने वाली रहस्यमय अप्सराओं को भी सिद्ध किया जा सकता है, जो कि उस किताब में लिखा था। इसी के साथ ही अप्सराओं को सिद्ध करने का पूरा तरीका भी लिखा हुआ था। इसी के साथ ही कुछ सावधानियां भी लिखी हुई थी और हिदायतें दी थी कि अप्सरा साधना के दौरान हुई कोई भी गलती साधक के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है, लेकिन अगर साधक ने अप्सरा को सिद्ध कर लिया तो वो आजीवन उसके साथ ही रहेगी और उसे प्यार करती रहेगी। ये सब पढ़कर कमलेश की आंखों में चमक आ गई और फिर उसने सोचा कि परेशान तो वो वैसे भी है। अगर अप्सरा साधना उसने अच्छे से पूरी कर ली तो उसे हमेशा प्यार करने वाला एक साथी मिलेगा, और अगर कोई गड़बड़ हुई तो अब वो कौन सा सुखी है। यही सोचकर उसने अप्सरा साधना की किताब उठाई और उसे लेकर घर आ गया। घर आकर उसने पूरी रात बैठकर उस किताब को पढ़ा और फिर उसने उस किताब में दिए गए सामान की सूची बनाकर उसे इकट्ठा करना शुरू किया। पूर्णिमा आने वाली थी और किताब में लिखे अनुसार पूर्णिमा की रात से ये साधना करना अच्छा माना जाता है। खैर, कमलेश ने किताब में कहे अनुसार सारी चीजों को इकट्ठा किया और फिर आने वाली पूर्णिमा की रात को ये साधना करना शुरू किया। सबके सोने के बाद नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक चौकी पर गुलाबी कपड़ा बिछाकर कमलेश ने अजीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। कमलेश काफी ध्यान लगाकर वो मंत्रोच्चारण कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने वो साधना कर ली। खैर, आज की रात साधना करने के बाद कमलेश सो गया। यहां एक बात अजीब हुई और वो ये कि साधना करने के बाद कमलेश अपने आप को काफी तरोताजा महसूस कर रहा था। अगले दिन उठकर वो नाश्ता करके पुस्तकालय की ओर जाने लगा। इस दौरान हर बार की तरह सब लोगों ने उसे ताने मारे, लेकिन इस बार कमलेश ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। कमलेश पुस्तकालय जाकर बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ा और फिर घर आ गया। घर आकर उसने खाना खाने के बाद सबके सोने के बाद दोबारा से अपनी साधना शुरू की। ये सिलसिला लगभग 27 दिनों तक चलता रहा। इस दौरान कमलेश ने कॉलेज जाना वापस से शुरू कर दिया था और कॉलेज में वही सब चल रहा था, बल्कि अब तो उसे सब शीतल की वजह से चिढ़ाने भी लगे थे। लेकिन कमलेश का मन अब काफी शांत हो चुका था, इसलिए वो किसी की बात पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। खैर, 27 दिन बाद साधना करके जब कमलेश सोने लगा तो उसे किसी का स्पर्श अपनी बाहों पर महसूस हुआ। ये देखकर कमलेश काफी ज्यादा घबरा गया और उसने जल्दी से रोशनी जलाई। जब उसने रोशनी जलाई तो हैरान रह गया, क्योंकि उसके बिस्तर के पास सोने के गहनों से लदी हुई एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने सफेद लहंगा और चोली के साथ पारदर्शी चुन्नी पहनी हुई थी, जिससे कि उसके कमर का हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उस लड़की को देखकर कमलेश हैरानी से बोला, आप कौन हैं और मेरे घर में क्या कर रही हैं? ये सुनकर वो लड़की अपनी मधुर आवाज में मुस्कुराते हुए बोली, अरे, आपने ही तो मुझे बुलाया है, भूल गए? कितने दिनों से आप मुझे साधने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये सुनकर कमलेश हैरानी से बोला, आप अप्सरा हैं? वो लड़की बोली, जी, मैं अप्सरा नयनी हूं। ये सुनकर कमलेश अपने आप को संभाल न सका। इतने दिनों से वो सबके बर्ताव के कारण काफी टूट चुका था। इसीलिए वो रोते हुए नैनी के गोद में सिर रखकर बोला, आप इतना देर से क्यों आई? मैं बहुत परेशान था। अब आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? नैनी ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर कमलेश ऐसे ही नैनी का हाथ थाम कर सो गया। अगले दिन काफी समय होने को आया था, लेकिन कमलेश अभी तक कॉलेज जाने को तैयार नहीं था। बाहर से आते शोर के कारण नैनी उससे पूछी बैठी, कमलेश, तुम पढ़ने क्यों नहीं जा रहे, जबकि तुम्हारी तबीयत भी सही है? तब कमलेश बोला, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। मेरे जाने के बाद आप मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैं आपको जाने नहीं दूंगा।
ये सुनकर नैनी मुस्कुराई और बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक तुम मुझे जाने को नहीं बोल देते, मैं नहीं जाने वाली। और अगर फिर भी तुमको ऐसा लगता है तो एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूं। ये सुनकर कमलेश ने पहले तो हाँ कर दी, लेकिन फिर वो बोला, अगर किसी ने आपको देख लिया तो? नैनी बोली, तुम्हारे अलावा मुझे कोई और देख सुन नहीं सकता, इसलिए निश्चिंत रहो। ये सुनकर कमलेश ने राहत की सांस ली और फिर वो कॉलेज के लिए तैयार होकर नैनी के साथ निकल पड़ा। आज नैनी के साथ होने से कमलेश काफी खुश था। नैनी पूरे रास्ते कमलेश से बात करती रही और कॉलेज आने के बाद जब कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तब कमलेश ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कमलेश को ऐसे खुश देखकर नवीन को काफी गुस्सा आ रहा था। वही शीतल भी तेज आवाज में बोली, देखो तो आजकल के लोगों को तो बिल्कुल शर्म ही नहीं बची है। इतना करने के बाद भी ऐसे अकड़ कर चलते हैं। कोई शरीफ इंसान होता तो अब तक तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। ये सब सुनकर नैनी को काफी गुस्सा आया। उस समय उसने ध्यान दिया कि यहाँ के लोगों को कमलेश से काफी दिक्कत है, लेकिन कमलेश सब कुछ झेल क्यों रहा है? ये बात उसने कमलेश से पूछी। तब कमलेश बोला, क्या बताऊं? मैंने कई बार कोशिश की इनके खिलाफ बोलने की, लेकिन ये सब मिलकर मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, इसलिए अब मैंने बोलना ही छोड़ दिया है। बस अब जैसे तैसे मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके यहां से निकलूं, उसके बाद मुझे इन लोगों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इस पर नैनी कुछ न बोली, लेकिन वो अपने सामने अपने साधक के साथ ये सब होता नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने इन सबको सबक सिखाने की ठानी। वही विपुल ने कमलेश को परेशान करने के लिए पेन का ढक्कन कमलेश के सिर पर मारने की कोशिश की, लेकिन ठीक इसी दौरान क्लास में शिक्षक आ गए और नैनी ने भी अपनी शक्तियों से उस पेन के ढक्कन की दिशा बदलकर शिक्षक के ऊपर कर दी। शिक्षक ने विपुल को यह करते हुए देख लिया था, इसलिए वे गुस्से में बोले, ए विपुल, ये क्या बदतमीजी है? ये सुनकर विपुल काफी घबरा गया और बोला, सर, वो आपके लिए नहीं था। ये सुनकर शिक्षक बोले, मेरे लिए नहीं था मतलब किसे परेशान कर रहे थे तुम ऐसे? इस पर विपुल चुप हो गया। ये देखकर शिक्षक गुस्से में बोले, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी के अभी मेरे साथ प्रिंसिपल के कक्ष में चलो, तुम्हें तो मैं वहां बताता हूं। विपुल कुछ न बोलते हुए उनके साथ जाने लगा। ठीक इसी दौरान विपुल का हाथ शिक्षक की पीठ पर गया, जिससे वे फिसलकर नीचे गिर पड़े। ये देखकर शिक्षक को काफी गुस्सा आया और उन्होंने विपुल को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा, तुम्हें ज्यादा ही मस्ती चढ़ी है ना, रुको मैं बताता हूं तुम्हें। बोलकर उन्होंने विपुल का हाथ पकड़ा और उसे क्लास से बाहर ले जाने लगे। उनके क्लास से निकलते ही पूरी क्लास में शोर शराबा होने लगा। वही कमलेश हैरानी से नैनी की ओर देखने लगा। ये देखकर नैनी बोली, हां, अगर ये लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे तो मैं इन्हें थोड़ी ना करने दूंगी। अब इसके लिए उन्हें सजा तो मिलेगी ही। ये सुनकर कमलेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसी दौरान कमलेश को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर नवीन उसके पास आया और बोला, क्या बे, ज्यादा ही दांत निकल रहे हैं तेरे? ये सुनकर कमलेश हिम्मत करके बोला, देखो नवीन, मैंने अभी तुम्हें कुछ कहा नहीं है, इसलिए तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे। ये सुनकर नवीन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उसने कमलेश के मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया और कहा, ज्यादा ही जुबान चल रही है तेरी, तू भूल गया जब तुझे मार मार कर बंदर बनाया था। ये सब देखकर सारे लोग हंसने लगे। वहीं इसी दौरान नवीन उसे गुस्से में लात मारने लगा। नैनी जो कि ये सब देख रही थी, उसे इस पर काफी गुस्सा आ रहा था। कमलेश उससे बचने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन बच नहीं पा रहा था। वही कोई भी उसे बचाने आगे नहीं आया। कुछ देर बाद एक लड़का बोला, अरे नवीन, सर आ गए। ये सुनकर नवीन ने कमलेश को उठाया और कहा, अपना मुंह बंद रखना, समझे, वरना कॉलेज के बाहर हाथ पैर तोड़ दूंगा और फिर कॉलेज वाले कोई एक्शन भी नहीं लेंगे, क्योंकि कॉलेज के बाहर कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदारी कॉलेज की नहीं है। इस पर कमलेश कुछ नहीं बोला और आकर अपनी सीट पर बैठ गया।
शिक्षक आकर उन सबको पढ़ाने लगे। लेकिन इन सब के दौरान नैनी का ध्यान नवीन के ऊपर था और वो कैसे भी करके उसे सबक सिखाना चाहती थी। कॉलेज के बाद कमलेश नैनी के साथ वापस घर आ गया, लेकिन उसके आसपास के लोग भी उससे वैसा ही बर्ताव कर रहे थे। शाम को कमलेश के पिता घर आए और बोले, इस लड़के की वजह से मेरा बाहर निकलना बंद हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। कमलेश के 2 भाई और थे जो कि हर मामले में सही थे, जिस वजह से उसके माता पिता कमलेश को उनसे कम ही समझते थे। अपने भाइयों में कमलेश मंझला था। उससे छोटा भाई अभी 12वीं में पढ़ रहा था, जबकि बड़ा भाई एक कंपनी में नौकरी कर रहा था। दोनों के ही काफी दोस्त थे और वो लोग उनमें ही व्यस्त रहते थे। कमलेश को इस तरह से देखकर उसके पिता ने उस दिन शाम को बुलाया और कहा, देखो कमलेश, तुम्हारे छोटे भाई अनीश को पढ़ाई के लिए कमरा चाहिए और तुम तो वैसे ही किसी काम के नहीं हो, इसलिए एक काम करो, तुम अपना कमरा अनीश को दे दो। ये सुनकर कमलेश हैरानी से बोला, लेकिन फिर मैं कहाँ रहूंगा? मुझे भी पढ़ने के लिए कोई कमरा तो चाहिए। उसके पिता गुस्से में बोले, तुम हॉल में पढ़ लेना, वैसे भी तुम 3री श्रेणी से पास होते हो, ऐसा कौन सा तीर मार रहे हो? ये बोलकर उन्होंने बात वही खत्म कर दी और अब मजबूरन कमलेश को अपना सामान उठाकर वही बैठक वाले कमरे में आना पड़ा। देर रात कमलेश कमरे में सो रहा था कि तभी नैनी वहां से गायब हो गई। नैनी वहां से सीधे नवीन के घर गई। उस समय नवीन फोन पर किसी लड़की से बात कर रहा था। इसी दौरान अचानक से नैनी ने एक भयानक भेष धरा और फिर अपना सफेद भयानक चेहरा सीधे नवीन के चेहरे के पास ले आई। एक भयानक सफेद चेहरे वाली महिला को अपने इतने पास देखकर नवीन काफी ज्यादा घबरा गया और डर के मारे चीख पड़ा। उसकी चीख उसके घर वालों के साथ साथ उस लड़की ने भी सुनी और उसे इस तरह से चीखता देखकर उस लड़की ने उससे चीखने का कारण पूछा, लेकिन नवीन ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी आंखें फाड़े नैनी की ओर देख रहा था। इसी दौरान नैनी बोली, तुमको बहुत आनंद आता है न मासूम लोगों को परेशान करने में। अब मैं बताती हूं कि परेशान करना किसे कहते हैं। ये सुनकर नवीन घबराते हुए बोला, मैंने तो आज तक किसी को परेशान नहीं किया, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये सुनकर नैनी गुस्से में बोली, झूठ, मैंने तुम्हें तुम्हारे सहपाठी को पीटते हुए खुद देखा था। अब भले ही वो बेचारा कुछ न बोले, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। ये सुनकर नवीन कुछ बोलता, इससे पहले ही उसके माता पिता कमरे में आ गए और उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ, वो ऐसा चीखा क्यों। यहां हैरानी वाली बात यह थी कि नैनी उनके ठीक सामने ही खड़ी थी, लेकिन नवीन के अलावा कोई उसे देख ही नहीं पा रहा था। ये सब देखकर नवीन पहले से काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उसकी बात का कोई भरोसा नहीं करने वाला। इसलिए उसने अपने माता पिता से बोला कि उसने कोई डरावना सपना देखा था, लेकिन अब वो एकदम ठीक है। उसकी बात सुनकर उसके घरवाले वापस आ गए और उनके जाते ही नवीन नैनी से बोला, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर नैनी बोली, ठीक है, लेकिन कल के कल ही तुम सबके सामने उस लड़के से माफी मांगोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके लिए नवीन ने हाँ कर दी और फिर नैनी वहां से चली गई। नैनी घर तो आ गई, लेकिन उसने इस बारे में कमलेश से कुछ नहीं कहा। अगले दिन कमलेश नैनी के साथ बातें करते हुए कॉलेज आया, लेकिन आज वहां का माहौल थोड़ा अजीब था। कमलेश कॉलेज कैंपस में ही आया था कि तभी नवीन उसके पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो कमलेश, मैंने तुम्हारे साथ काफी गलत किया, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह सुनकर कमलेश का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नवीन उससे ऐसे माफी मांग सकता है। वही सारे बच्चे भी हैरानी से ये सब देख रहे थे। इसी दौरान शीतल वहां आई और बोली, अरे नवीन, इस जैसे घटिया इंसान से माफी क्यों मांग रहे हो? ये सुनकर नवीन गुस्से में बोला, घटिया ये नहीं बल्कि घटिया तुम हो, जो किसी की सच्ची मोहब्बत तुम्हें दिखती नहीं। अरे समझ जाओ तुम, वरना आगे चलकर बहुत पछताओगी।
और ये जो आधुनिक बनने के चक्कर में तुम उस लड़के के साथ घूमती रहती हो, वो क्या तुम्हारे लिए सही है? ये सुनकर शीतल को काफी गुस्सा आया और वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद नवीन बोला, इसकी छोड़ो, ये लड़की तो पागल है, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। ये सुनकर कमलेश बोला, देखो नवीन, तुम बार बार ये मत बोलो, मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, इसलिए छोड़ो ये बात और जाओ यहां से। ये सुनकर नवीन वहां से चला गया। वही कमलेश नयनी से बोला, आपने इसके साथ क्या किया ऐसा? नयनी बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इसके साथ कुछ किया? कमलेश बोला, क्योंकि ये लातों के भूत है, इतनी आसानी से मानने वाले लोग नहीं हैं और मेरे लिए बोलने वाला कोई है भी नहीं। तब नयनी बोली, हां, लेकिन मैं तो हूं। वैसे वो लड़की तुम्हारी कौन लगती है? ये सुनकर कमलेश बोला, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन उसने मेरा प्यार ठुकरा दिया। लेकिन अब मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। अगर मैं किसी के साथ रहना चाहता हूं तो वो तुम हो। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। वादा करो तुम भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। ये सुनकर नयनी बोली, तुम मुझे छोड़कर जा भी नहीं सकते, क्योंकि एक बार अगर कोई मेरी साधना कर लेता है तो वो सदासदा के लिए मेरा हो जाता है, और अब तुम भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। और अगर तुमने ऐसा करने की सोची भी तो याद रखना, मैं तुम्हारा जीवन खराब कर दूंगी। इस पर कमलेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका इरादा नयनी के साथ हमेशा रहने का था, क्योंकि नयनी ही ऐसी थी जो उसे समझ सकती थी और उसने हमेशा उसका साथ ही दिया था। अब कमलेश को ज्यादा कोई परेशान नहीं कर रहा था। इस वजह से कमलेश काफी खुश था और इस वजह से वो पढ़ाई में भी काफी अच्छे से मन लगा पा रहा था। लेकिन घर जाने के बाद उसके घर वालों और आस पड़ोस वालों का रूखा बर्ताव उसे अब भी परेशान कर रहा था। घर आकर कमलेश बैठकर पढ़ने लगा, लेकिन ठीक इसी दौरान आस पड़ोस की कुछ औरतें वहां आकर उसकी मां से बातें करने लगी। अब क्योंकि वो बैठक का कमरा था, इस वजह से वो सारी वही बैठकर बातें कर रही थी और कमलेश वहां पढ़ नहीं पा रहा था। कमलेश ने अपनी मां से इस बारे में कहा तो उसकी मां उस पर भड़क गई और बोली, तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे कि तू क्लास में अव्वल आता है। हर बार ही तू सिर्फ तीसरी श्रेणी से पास हो जाता है और अभी भी ऐसा ही होगा। तो हमारे सामने तो तू ऐसा नाटक कर ही मत। अगर तू थोड़ी देर नहीं पढ़ेगा तो कहीं फेल नहीं हो जाएगा। ये सुनकर कमलेश को बुरा तो लगा, लेकिन वो इसमें कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसने इस बारे में ज्यादा बात की तो उसे और भी तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। इसलिए उसने अपना बैग उठाया और पुस्तकालय की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ नयनी को ये सब देखकर काफी गुस्सा आया। वो कमलेश के साथ पुस्तकालय तो आ गई, लेकिन उसे फिर पुस्तकालय में छोड़कर वो वापस घर आई। कमलेश की मां और आस पड़ोस की औरतें अभी भी आपस में बातें करने में लगी हुई थी। ये देख नयनी को काफी गुस्सा आया। उसने देखा कि कमलेश अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका साथ कोई नहीं दे रहा। इसलिए उसने इन सबको भी सबक सिखाने की ठानी। जब वो सारी औरतें आपस में बात कर रही थी, ठीक इसी दौरान वहां कमरे में मौजूद खिड़की एकदम से खुल गई और उस खिड़की में से एक तेज हवा का झोंका सीधा अंदर आया। अचानक से खिड़की को खुलता देखकर वो सारी महिलाएं काफी ज्यादा घबरा गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से खिड़की कैसे खुल गई। कमलेश की मां ने जाकर खिड़की बंद की और फिर वापस आकर बैठ गई, लेकिन फिर अगले ही पल वो खिड़की दोबारा खुल गई। ये देखकर वो सारी महिलाएं काफी ज्यादा घबरा गई और अपने अपने घरों की ओर निकल गई। वही कमलेश की मां को भी इन सब से घबराहट होने लगी और वो भी रसोई की तरफ भागी। ये सब करने के बाद नयनी वापस पुस्तकालय आ गई। उसने देखा कि कमलेश एकदम ध्यान मग्न होकर पढ़ रहा था। नयनी उसे ध्यान से देखती रही। न जाने वे दोनों ऐसे ही कब तक बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद कमलेश का ध्यान घड़ी की तरफ गया और वो बोला, आज तो सच में काफी समय हो गया पढ़ते पढ़ते। माफ करना नयनी कि मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाया। नयनी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई में इतने खोए हुए थे,
इसीलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम ऐसे ही पढ़ते रहे तो तुम आगे बहुत नाम कमाओगे। नैनी की इस बात ने कमलेश के अंदर की इच्छा शक्ति को और प्रबल कर दिया और अब वो कैसे भी करके और बेहतर करने की कोशिश करने लगा। कमलेश नैनी को परेशान भी नहीं करना चाहता था, इसलिए अगले दिन वो नैनी को लेकर झील पर आया। वे दोनों वहां शांति से बैठकर बातें करते रहे और फिर कुछ देर बाद वे दोनों दोबारा घर आ गए। घर जाकर कमलेश हॉल में पढ़ने लगा और इस दौरान नैनी ने इस बात का ख्याल रखा कि कोई भी कमरे के अंदर जाकर उसे परेशान न करे। वहीं दूसरी तरफ विपुल को जो सजा मिली थी उसका जिम्मेदार वो कमलेश को मानता था, इसलिए उसने सोचा कि वो कैसे भी करके कमलेश को सबक सिखाएगा। अगले दिन जब कमलेश कॉलेज से घर जाने लगा तो विपुल ने अपने कुछ साथियों के साथ कमलेश का रास्ता रोका। आज फिर गुस्से से कमलेश को घूरते हुए कहा, तेरी वजह से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा। आज मैं तुझे छठी का दूध याद दिला दूंगा। अब इससे पहले कि कमलेश कुछ करता, विपुल और उसके साथी कमलेश को बुरी तरह से मारने लगे। कमलेश उसे बार बार छोड़ देने के लिए बोलता रहा, लेकिन वे लोग नहीं माने। वहीं इन सब से नैनी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और फिर उसने कमलेश के शरीर में अपनी ऊर्जा का एक अंश दिया। इसी के साथ ही कमलेश की नसंस में ऊर्जा का संचार होने लगा और फिर देखते ही देखते कमलेश ने विपुल और उसके साथियों को बुरी तरह से पीट दिया। उनमें से किसी के हाथ पैर टूट गए। विपुल को यकीन नहीं हो रहा था कि कमलेश जैसे लड़के में इतना दम कहां से आ गया, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि दर्द की वजह से वो बोल ही नहीं पा रहा था। खैर, उन लोगों को बुरी तरह से पीटने के बाद कमलेश का अपने शरीर पर वापस नियंत्रण हुआ। उन लोगों को बुरी तरह से पीटने के बाद कमलेश को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या कर डाला। उसने उन सब से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन क्या तुम लोग ठीक हो? रुको, मैं किसी को मदद के लिए बुलाकर लाता हूं। बोलकर कमलेश फौरन वहां से गया और फिर एक ऑटो को लेकर वहां आया। उसने उन सभी लोगों को बड़ी मुश्किल से ऑटो के अंदर डाला और फिर उन्हें लेकर अस्पताल आ गया। अस्पताल में उनका इलाज शुरू हुआ और फिर उनसे पूछा गया कि आखिर उनकी इतनी बुरी हालत कैसे हुई। उन लोगों ने सीधे सीधे इसके लिए कमलेश का नाम लगा दिया, लेकिन कोई ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि कमलेश जैसे दुबले पतले सीधे सादे दिखने वाले लड़के ने इन लोगों का ये हाल किया है। वहीं दूसरी तरफ जब उन लड़कों ने इस बारे में कॉलेज के प्रिंसिपल से शिकायत की तो उस समय नैनी ने उनके शरीर पर कब्जा करके कहा, ये जो कुछ भी हुआ है वो कॉलेज के बाहर हुआ है, इसलिए इसमें कॉलेज वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरी बात, अगर सच में कमलेश ने तुम लोगों को पीटा होता तो वो तुम लोगों को लेकर यहां अस्पताल में नहीं आता, बल्कि वहीं मरने के लिए छोड़ देता। जरूर तुम लोगों ने जानबूझकर अपना ये हाल करवाया होगा और अब नाम इस पर लगा रहे हो। इस बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अगली बार से दोबारा कुछ ऐसा किया तो मैं तुम लोगों को कॉलेज से निकाल दूंगा। ये सब सुनकर विपुल और उसके साथी काफी ज्यादा घबरा गए। वहीं दूसरी तरफ कमलेश को इसकी काफी ज्यादा हैरानी हुई कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं लिया गया। उसे पता था कि ये सब नैनी ने किया है, इसलिए वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में अब नैनी के लिए इज्जत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ बुरी तरह से मार खाकर जब विपुल अपने घर पर आराम कर रहा था, उसी शाम नवीन वहां आया और उससे बोला, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? उस कमलेश को फंसाने के लिए अपने आप की धुलाई करवा ली? ऐसा भी कोई करता है क्या? ये सुनकर विपुल बोला, तू गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में तो मैं और मेरे साथी उसे पीटने गए थे, लेकिन पता नहीं कहां से उसमें इतनी ज्यादा ताकत आ गई कि उसने हम सबको इतनी बुरी तरह से मारा कि हमारी हड्डियां ही टूट गई और कोई हमारी बात को मान भी नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि ये उसका काम था, क्योंकि उसमें इतना दम नहीं है। जरूर बात कुछ और ही है। ये सुनकर नवीन को उस रात की बात याद आई और वो बोला, यार पता नहीं तू मानेगा या नहीं,
लेकिन मेरे साथ भी बहुत अजीब सा ही घटना हुई थी। उस दिन जब तुझे वो शिक्षक प्रिंसिपल के पास ले जा रहे थे, तब मैंने इस कमलेश को बहुत मारा था। उसी रात पता नहीं क्या हुआ, मुझे एक अजीब सी सफेद भयानक चेहरे वाली औरत दिखी और उसने मुझे काफी डराया धमकाया और मुझसे कहा कि अगर मैंने कमलेश से सबके सामने माफी नहीं मांगी तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई चाल है, लेकिन फिर अगले ही पल जब मेरे घर वाले कमरे के अंदर आए और उन लोगों ने मेरे सामने खड़ी उस भयानक महिला को नहीं देखा, तो मुझे समझ आ गया ये जरूर कोई ऊपरी चक्कर है। मुझे लग रहा है कि इस कमलेश का कुछ न कुछ तो चक्कर है। हो सकता है कि इसने कोई तांत्रिक से कुछ करवाया हो। ये सुनकर विपुल हैरानी से बोला, ऐसा मुमकिन है? मतलब हम आज के जमाने में रह रहे हैं और ये सब चीज अस्तित्व में भी होगी क्या? तब नवीन बोला, जो भी हुआ सब तेरे सामने है। अभी हमारे साथ जो भी हुआ वो कोई सामान्य बात लग नहीं रही है और ये सारी बातें कमलेश से जुड़ी हुई है। और कमलेश का इतना तो कोई सगा वाला है नहीं कि उसके लिए इतना कोई करे। हो न हो, ये इसी ने कुछ किया है और वो क्या है वो हमें पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो बाद में ये हमारे लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। विपुल को उसकी बात सही लगी और वो बोला, मेरी माँ बाबाओं के चक्कर में काफी पड़ी रहती है। हो सकता है कि वो किसी को जानती हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं उनसे पूछूं कैसे? तब नवीन बोला, अरे तू मत पूछना, एक काम करता हूं, मैं ही पूछ लूंगा। बोल दूंगा कि मेरे किसी रिश्तेदार को कुछ बात करनी है और फिर उनका नंबर लेकर मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा। फिर हम देखते हैं कि ये कमलेश हमसे कैसे बचता है। अब जैसा उन्होंने सोचा था वही किया। नवीन ने विपुल की मां से उस तांत्रिक का नामता लिया और फिर अगले ही दिन वे दोनों उस तांत्रिक के पते पर पहुंचे और उन्हें कहा, हम बहुत परेशान हैं बाबा जी, हमारे एक साथी ने हमें परेशान कर रखा है। उसने पता नहीं कौन सी आत्मा सिद्ध कर रखी है कि वो हमें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। इसको तो पीटा भी। ये सुनकर वे तांत्रिक बोले, तुम दोनों एक काम करना, उस लड़के का कोई बाल, कोई कपड़ा या उसकी इस्तेमाल की हुई कोई भी चीज ले आना। इससे मैं पता लगा लूंगा कि उसने किस तरह की आत्मा को सिद्ध किया है और फिर उसके बाद मैं उसका तोड़ तुम्हें बता दूंगा। इस पर वे दोनों मान गए और फिर अगले दिन वे दोनों कॉलेज में आकर कमलेश की इस्तेमाल की हुई कोई भी चीज हासिल करने की कोशिश करने लगे। आज कॉलेज में एक बहुत जरूरी परीक्षा का नतीजा पता चलने वाला था, जिसकी कमलेश ने काफी अच्छे से तैयारी की थी, जबकि नवीन और विपुल पूरे समय बस कमलेश के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए लग रहे थे। नतीजा ये हुआ कि हमेशा तीसरी श्रेणी से पास होने वाला कमलेश आज पूरे क्लास में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आया था। ये सब देखकर पूरी क्लास का मुंह खुला का खुला रह गया था, जबकि कमलेश को आज काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। इतना अच्छा करने के लिए शिक्षकों ने कमलेश की काफी ज्यादा तारीफ की। वहीं दूसरी तरफ क्लास के कुछ बच्चों ने कहा कि हो सकता है कि कमलेश ने नकल की हो। मतलब कमलेश का अचानक से इतना अच्छा करना नामुमकिन है, जबकि वो तो हमेशा फालतू के काम में ही लगा रहता है। इस पर कमलेश ने हिम्मत करके साफ साफ कह दिया, तुम लोगों के पास अगर इस बात का कोई सबूत हो तभी बात करना, वरना मुझे पता है तुम सभी को मुझसे कितनी जलन हो रही है, क्योंकि तुम सब लोग मुझसे कम नंबर जो लेकर आए हो और उसे सही ठहराने के लिए तुम लोग कुछ न कुछ तो बोलोगे ही। लेकिन बोलो, कोई बात नहीं। अपने मन की तसल्ली के लिए इंसान कुछ भी अनाप शनाप बोलता रहता है। कमलेश की बात सुनकर आधी से ज्यादा क्लास का मुंह बंद हो चुका था। कमलेश अपने परीक्षा के नतीजे से काफी खुश था और कॉलेज के बाद वो नैनी को घुमाने ले गया। वहां जाकर नैनी बोली, देखा कमलेश, आज तुमने पूरी क्लास में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बस तुम परेशान थे, लेकिन अब सब ठीक है और तुम चिंता मत करना। अब तुम्हें कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा। अगर किसी ने कुछ बोला तो मैं हूं ना। ये सुनकर कमलेश मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं आज भी वही कमलेश हूं जो पहले था, लेकिन बस तुम्हारा साथ पाने के कारण आज मैं इस लायक हुआ हूं।
मुझे कोई नहीं चाहिए, बस तुम ऐसे ही मेरे साथ रहना। नैनी ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये सब विपुल और नवीन छिप छिप कर देख रहे थे। कमलेश को खुद से बातें करता देखकर अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि मामला जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब क्योंकि कमलेश यहां पर था तो अभी दोनों मौका देखकर कमलेश के घर गए। उन दोनों ने खुद को कमलेश का दोस्त बताया और फिर उसके घर के अंदर आ गए। उनके आते ही कमलेश की मां उनसे कमलेश के बारे में बातें करने लगी। बातें क्या करने लगी, बल्कि शिकायतें करने लगी कि कमलेश ढंग से पढ़ाई नहीं करता, नहीं कोई काम सीखता है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी होती है। इसी के साथ ही अब तो आस पड़ोस के लोग उसकी वजह से उन्हें ताने भी देने लगे हैं, जो उसने कॉलेज में किया। उसकी वजह से उन लोगों का सिर शर्म से झुक गया है। तुम लोग तो उनके दोस्त हो, उसे अच्छे से समझाओ, हमारी तो सुनता ही नहीं है। विपुल और नवीन तो वैसे ही कमलेश से गुस्सा थे, इसीलिए उन्होंने इसमें आग में घी डालने का काम किया। उन लोगों ने कमलेश की मां के कान भरे कि कमलेश पढ़ाई में नकल करके पास हो रहा है, और यही सब चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उसे कॉलेज से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। इसलिए उसे समझाए। अब ये सब सुनकर कमलेश की मां पहले से काफी ज्यादा घबरा गई। उन्होंने कमलेश के लिए कुछ करने का सोचा। वहीं दूसरी तरफ वहां पर पड़े सामान को देखकर नवीन ने उनसे पूछा कि आखिर ये सामान किसका है। तब उसकी मां ने बताया कि ये सारा सामान कमलेश का है। वो आजकल यही रहता है, क्योंकि वो पढ़ता तो है नहीं, इसलिए उसका कमरा उसके छोटे भाई को दे दिया है। ये सुनकर उन दोनों की आंखों में चमक आ गई और फिर नवीन ने उनसे एक गिलास पानी मांगा। कमलेश की मां पानी लाने रसोई में गई। इसी दौरान उन दोनों ने वहीं पड़े कंघी में से कमलेश के बाल निकाले और इसी के साथ ही उन्होंने कमलेश की एक टी शर्ट भी उठाकर अपने पास रख ली। पानी पीकर और कमलेश की मां को कमलेश के खिलाफ भड़काकर वे दोनों तो वहां से चले गए। लेकिन जब कुछ देर बाद कमलेश घर पर आया तो उसकी मां उससे लड़ने लगी। कमलेश को यह सब सुनकर काफी हैरानी हुई। उसने पूछा कि आखिर उसके बारे में ये सब किसने कहा। तब उसकी मां ने उसे बताया कि तेरे दोस्त आए थे और वही ये सब बता रहे हैं। आज जाने दे तेरे बाप को, वही तेरी अक्ल ठिकाने लगाएंगे। इन सब से कमलेश काफी ज्यादा घबरा गया। वहीं दूसरी तरफ विपुल और नवीन कमलेश की टी शर्ट और बाल लेकर तांत्रिक के पास आए। तांत्रिक ने उस टी शर्ट के ऊपर वो बाल छिड़क कर कुछ मंत्रोच्चारण किए और फिर उसके ऊपर पवित्र जल डाला। कुछ देर बाद हैरानी से उन्होंने उन दोनों लड़कों की ओर देखा और कहा, यह कपड़ा आखिर किस लड़के का है। यह सुनकर विपुल बोला, उसी लड़के का है जिसने हमें किसी आत्मा से परेशान किया था। लेकिन क्या हुआ, आप ऐसे चौंके क्यों। तब वो तांत्रिक बोला, यह कपड़ा जिस लड़के का है उसने कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक अप्सरा को सिद्ध किया हुआ है। यह सुनकर नवीन हैरानी से बोला, अप्सरा? अरे ये क्या मजाक कर रहे हो बाबा, ऐसा भी हो सकता है क्या। यह सुनकर तांत्रिक ने उसे एक थप्पड़ जड़ा और कहा, बेवकूफ लड़के, मैं तुझसे मजाक क्यों करूंगा भला। देखो, तुम लोग उस लड़के से जितना हो सके उतना दूर ही रहना, क्योंकि अगर तुमने उसे ज्यादा छेड़ा तो हो सकता है कि वो अप्सरा तुम्हें और नुकसान पहुंचाए। ये सुनकर विपुल बोला, लेकिन बाबा हम तो उससे बोल भी नहीं रहे, बस वही हमारे पीछे पड़ा रहता है। कुछ कीजिए बाबा, वरना वो हमें मरवा देगा। ये सुनकर वो तांत्रिक कुछ सोचते हुए बोला, देखो, उस लड़के के ऊपर अप्सरा का हाथ है, इसलिए तुम उसे कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हां, एक काम हो सकता है, और वो ये कि कैसे भी करके उस अप्सरा को ही उस लड़के को छोड़ने को बाध्य करना होगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब या तो वो अप्सरा अपने साधक को किसी और लड़की के साथ देख ले या फिर साधक ही मना कर दे। लेकिन इससे एक खतरा होगा, और वो ये कि वो अप्सरा साधक की जान भी ले सकती है। ये सुनकर नवीन का माथा ठनका और उसे याद आया कि कमलेश शीतल को पसंद करता था। इसीलिए उसने सोचा कि कैसे भी करके शीतल को अपने प्लान में मिलाया जाए,
जिससे वो अप्सरा नाराज होकर कमलेश को छोड़कर चली जाए या उसे मार डाले। ये सब सोचकर नवीन और विपुल वापस आ गए और अब उन्होंने शीतल को भी अपने साथ मिलाने का सोचा। वहीं दूसरी तरफ शाम को जब कमलेश के पिता घर आए, तब घर में अच्छा खासा हंगामा खड़ा हुआ। कमलेश की मां ने विपुल और नवीन की कही हुई सारी बातें उन्हें बताईं। कमलेश ने उन्हें बताया कि वो परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हुआ है और ये वह अपनी मेहनत से हुआ है। उसने कोई नकल नहीं की। लेकिन उसके घर वाले नहीं माने और इसी समय उसके पिता ने उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। कमलेश को इन सब से काफी बुरा लगा, क्योंकि जो गलती उसने नहीं की हमेशा उसी की सजा उसे मिली थी और आज भी वही हो रहा था। कमलेश को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसके घरवाले उसे सुनाते रहे और उसे रात में खाना तक नहीं दिया। इन सब से नयनी को काफी गुस्सा आया और इससे पहले कि वो उसके माता पिता को नुकसान पहुंचाती, कमलेश ने उसे रोका और कहा, इन्हें छोड़ो नयनी, इन लोगों से मैंने अब उम्मीद ही छोड़ दी है कि ये लोग मेरे लिए अब कुछ भी करेंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें लेकर कहीं अलग ही रहने लगूंगा। कल ही कहीं काम देख लूंगा जिससे मेरा और तुम्हारा गुजारा आराम से हो जाए। अब अगर मुझे रहना है तो मैं शांति से रहूंगा तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ रहोगी ना? इस पर नयनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अगले ही दिन कमलेश ने एक जगह पर नौकरी ढूंढ ली और अब पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रहा था। उसका अकेले का गुजारा उसकी तनख्वाह में हो जाता था और उसने एक महीने के अंदर ही घर छोड़ दिया। उसके फैसले से उसके घर वालों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके हिसाब से तो कमलेश उनके साथ था तो उनके लिए मुसीबतें ही खड़ी कर रहा था। कमलेश अब अकेले रहकर पढ़ाई के साथ साथ अपने काम भी कर रहा था। वो रात को घर जाकर पढ़ने लगता और इन सब में नयनी उसे पूरा सहयोग कर रही थी। इन्हीं सब के दौरान एक दिन जब कमलेश क्लास में बैठा था, तब शीतल उसके पास आई और बोली, कमलेश, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? इस पर कमलेश ने उससे कहा, तुम्हारी मर्जी है, मैंने ये जगह खरीद तो नहीं रखी। वैसे तो। ये सुनकर शीतल मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गई। यहां शीतल को यह लगा था कि उसके पास बैठते ही कमलेश उससे बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन कमलेश तो अपनी किताबों में ही मग्न था। कुछ देर बाद बात शुरू करने के इरादे से शीतल ने उससे कहा, कमलेश, मुझे चौथा अध्याय समझ नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे समझा दोगे? कमलेश ने बिना उसकी ओर देखे कहा, चौथा अध्याय मैंने भी नहीं पढ़ा, तुम किसी और से पूछ लो और प्लीज मुझे बार बार तंग करना बंद करो। यह सुनकर शीतल को काफी गुस्सा आया और वो वहां से उठकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। कमलेश ने उसे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वो चुपचाप अपनी किताब में मग्न रहा। नवीन, जो कि ये सब देख रहा था, कमलेश के पास आकर बोला, अरे, तुम तो शीतल को पसंद करते थे ना, और आज जब इतना अच्छा मौका हाथ लगा था, शीतल तुम्हारे इतने पास बैठी थी, तो तुमने उसे ढंग से बात भी नहीं की। तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता। यह सुनकर कमलेश ने उसे घूरा और कहा, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ही खुद क्यों नहीं उससे बात कर लेते? वैसे भी तुम दोनों की तो काफी अच्छी जमती है ना। यह सुनकर नवीन झेम गया और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। नवीन, विपुल और शीतल कमलेश को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कमलेश अब उनसे कोई खास मतलब रख नहीं रहा था। उन्हें इस बात से काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब तक कमलेश ऐसा नहीं करेगा, वो अप्सरा उससे दूर नहीं जाएगी। इसलिए उन तीनों ने एक चाल चली। कॉलेज खत्म होने के बाद कमलेश जब घर जाने लगा, तो रास्ते में ही उसने देखा कि शीतल से कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं। अब भले ही कमलेश के दिल में शीतल के लिए कोई जगह न हो, लेकिन वो किसी लड़की को ऐसी मुसीबत में नहीं देख सकता था। इसलिए वो उन लोगों के पास गया और उनसे शीतल को छोड़ने के लिए कहा। थोड़ी देर कमलेश से बहस करने के बाद वो लोग शीतल को छोड़कर वहां से भाग गए और फिर शीतल रोते हुए उससे बोली, अच्छा हुआ कमलेश जो तुम आ गए, वरना पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करते। कमलेश बोला, कोई बात नहीं,
चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। शीतल इसी मौके के इंतजार में थी और फिर कमलेश के साथ घर जाने लगी। इसी दौरान रास्ते में वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर देना कमलेश। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा और आज तुमने ही मेरी मदद की। मैंने उस दिन तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया, इसलिए मैं माफी चाहती हूं। कमलेश बोला, तुम्हारे माफी बोलने से तुम्हारी गलतियां कम नहीं हो जाती। तुम्हारी हरकत की वजह से मेरी जिंदगी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। मेरे घर वाले मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। पूरे कॉलेज में मेरी बदनामी हुई वो अलग। लेकिन चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। मुझे इन सब से अब कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर शीतल बोली, देखो कमलेश, माना मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब मैं अपनी उस गलती का पछतावा करना चाहती हूं। उस समय मैंने तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे लिए तुम सबसे अच्छे लड़के थे। ये सुनकर कमलेश मुस्कुराया और बोला, अचानक से तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन सच तो यह है कि अब मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ये सुनकर शीतल को गुस्सा तो काफी आया, लेकिन फिर वो बोली, देखो कमलेश, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी, लेकिन ये मत बोलो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर कमलेश सोच में पड़ गया और फिर कुछ देर बाद वो बोला, अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुमने उस समय पूरे कॉलेज में मेरे बारे में न जाने क्या क्या बोला। उस वजह से मेरी काफी बदनामी हुई थी। मेरे घर वाले और आस पड़ोस वाले भी आज तक मुझे उस बात का ताना देते हैं। तो तुम्हें कॉलेज प्रिंसिपल को जाकर और मेरे घर वालों को जाकर ये सब बताना पड़ेगा कि तुमने उस वक्त झूठ बोला था, क्योंकि तुम्हें मुझसे दिक्कत थी। बताओ, मंजूर है? ये सुनकर शीतल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि शीतल ये सब भी उन दोनों की बातों में आकर कर रही थी, और अगर उसने सब जगह जाकर ये बोला तो सब उसके बारे में न जाने क्या क्या समझेंगे। इसलिए वो सोच में पड़ गई। तभी कमलेश दोबारा बोला, देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छी तरह से सोच समझ कर फैसला कर लो। वैसे तुम्हें यहां से रिक्शा मिल जाएगा और तुम अब अपने घर चली जाना। मुझे भी काम पर जाने के लिए देर हो रही है। ये बोलकर कमलेश तो वहां से चला गया, लेकिन शीतल सोच में पड़ गई। उसने जाकर नवीन और विपुल को ये सारी बात बताई और कहा, उसके पास वो अप्सरा हो या न हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं वह अपने आप को समझता क्या है। मुझे इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया उसने। अरे, अगर मैं तुम लोगों की बात नहीं सुन रही होती ना तो बताती उसे अच्छे से। ये सुनकर नवीन बोला, अरे, तुम भी पागल हो। उसकी चाल उसी के ऊपर ही उल्टी कर सकती थी। तुम उसे धमकी देती कि अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो तुम दोबारा से कॉलेज में शिकायत कर दोगी। लेकिन नहीं, तुमसे इतना भी नहीं होता। तुम जाओ यहां से, हम खुद ही देख लेंगे कि हमें क्या करना है। तुमसे तो कोई काम नहीं होता। ये सुनकर शीतल वहां से गुस्से में घर चली आई। शीतल उस रात अपने कमरे में आकर लेट गई। वो अपने कमरे में लेटकर मोबाइल चला ही रही थी कि तभी उसके चेहरे के ठीक ऊपर एक भयानक सफेद चेहरा आया, जो कि मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। उस भयानक चेहरे को देखकर शीतल काफी ज्यादा घबरा गई और डर के मारे चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसके घर वाले कमरे के अंदर आए और उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? लेकिन शीतल कुछ न बोली। वो भयानक ढंग से आंखें फाड़े सिर्फ अपने माता पिता की ओर ही देख रही थी। उस भयानक महिला की आकृति उसके माता पिता के ठीक पीछे ही खड़ी थी और वो अपनी भयानक दोहरी आवाज में बोली, अगर तूने किसी को भी कुछ बताया तो मैं तेरे मां बाप को मार डालूंगी। ये सुनकर शीतल काफी ज्यादा घबरा गई और उसने सिर्फ इतना ही कहा कि उसने कोई भयानक सपना देख लिया था। ये सुनकर उसके माता पिता तो वहां से चले गए, लेकिन फिर अगले ही पल वो भयानक महिला शीतल के एकदम पास आई और बोली, तुम मुझे कमलेश से अलग करना चाहती थी ना? ये सुनकर शीतल घबराते हुए बोली, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस नवीन और विपुल की बातों में आ गई थी। मुझे माफ कर दो। वो महिला मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है न कि इसका अंजाम
कितना ज्यादा भयानक हो सकता था। अगर मेरा साधक मेरे साथ धोखा करता है तो मैं गुस्से में उसकी जान तक ले सकती हूं। तुम लोगों को यह बात पता थी, पर तुम लोग कमलेश की जान लेना चाहते थे। क्यों? सही कहा ना? यह सुनकर शीतल बोली, ऐसा नहीं है। मुझे तो बताया गया था कि अगर मैं ऐसा करती हूं तो आप उसे छोड़कर चली जाओगे, जिससे कमलेश दोबारा से अकेला हो जाएगा। यह सुनकर नैनी के भयानक चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। आखिर कमलेश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमेशा से उसके पीछे पड़े रहते हो? उसने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। फिर भी और आज भी जब उसने देखा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, उसने तुम्हारी मदद करने की सोची, भले ही ये सब एक नाटक था, लेकिन उसका इरादा तो नेक था ना। अब अगर सोचो कि अगर तुम इस समय असली में ही किसी मुसीबत में होती तो तब भी तो कमलेश का इरादा यही होता ना। मुझे पता है तुम इतनी आसानी से सुधरने वाले लोग नहीं हो। तुम लोग चिकने घड़े हो चुके हो, जिसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब मैं ये भी देखूंगी कि कोई कमलेश को नुकसान न पहुंचा पाए। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। यह सुनकर शीतल काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी और मैं सबसे जाकर माफी भी मांग लूंगी और जो सच है वो भी बता दूंगी। लेकिन प्लीज आप मेरे साथ कुछ मत करना। लेकिन नैनी ने उसकी एक न सुनी और फिर अगले ही पल नैनी के मुंह से एक सफेद धुआं निकलकर शीतल के नाक मुंह से होता हुआ उसके शरीर में समा गया। उस धुएं के कारण शीतल खांसने लगी। उसके शरीर में तेज कंपन होने लगा, जैसे कि कोई उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो। और इसके बाद शीतल ने अपना सर जोर जोर से दीवार से मारना शुरू किया। उसे इस तरह से देखकर नैनी के चेहरे पर संतोष के भाव आ गए और वो वहां से चली गई। उनके जाने के बाद शीतल के कमरे से आती अजीब सी आवाज के कारण शीतल के माता पिता दोबारा से उसके कमरे में आते हैं और फिर वहां अपनी बेटी को ऐसी पागलों की तरह दीवारों से सर मारता देखकर ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन शीतल रुक ही नहीं रही थी। वो दोनों बड़ी मेहनत से शीतल को पकड़कर बांध देते हैं, लेकिन शीतल अब भी अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश कर रही थी। शीतल के माता पिता दौड़कर जाकर डॉक्टर को बुलाकर लेकर आते हैं। कुछ ही देर में जब डॉक्टर घर आता है तो शीतल को इस तरह से देखकर उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि ये कोई सामान्य मामला उसे लग नहीं रहा था। उसने शीतल को शांत करने के लिए इंजेक्शन दिया, जिससे कुछ ही देर में शीतल बेहोश हो गई। तब उस डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी को शायद किसी चीज का दौरा पड़ा है, इस वजह से वो ऐसी हरकत कर रही है। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। आपको इसे पागलों के किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और अभी समय है। इसका इलाज अभी हो सकता है, बाद में इसकी हालत और खराब हो सकती है। ये सब सुनकर शीतल के माता पिता काफी ज्यादा घबरा गए। वो अपनी बेटी को इस तरह से नहीं देखना चाहते थे, इसलिए अगले ही दिन वो उसे लेकर पागलों के डॉक्टर के पास गए। शीतल का अपने आप को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला अब भी जारी था। किसी तरह से उसको काबू में किया हुआ था। डॉक्टर के पास आने के बाद भी शीतल ने डॉक्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उस डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया। तब वे डॉक्टर बोले, आपकी बेटी की हालत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए इसे यहीं पर दाखिल करना होगा। तब उसके पिता बोले कि आखिर कितने टाइम इसे यहां पर ऐसे ही भर्ती रखना पड़ेगा। अब डॉक्टर ने बताया कि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसकी दिमाग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और ऐसे में इसे कितना समय लगेगा हम कह नहीं सकते, लेकिन 1 महीना तो कम से कम आपको मान के ही चलना पड़ेगा। शीतल के माता पिता इससे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि शीतल कल तक तो एकदम ठीक थी। अचानक से पता नहीं उसे क्या हुआ। ये सब सामान्य नहीं था, जरूर कोई ऊपरी चक्कर है। शीतल की मां को यह सब ख्याल आया और फिर उन्होंने इस बारे में शीतल के पिता से बात की। उन्हें भी ये बात बिल्कुल सही लगी और फिर आनन फानन में उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करके
किसी तांत्रिक का पता लगाने के बारे में कहा। इन सब के कुछ दिन बाद किस्मत से उन्हें एक तांत्रिक का पता मिल भी गया। वे लोग शीतल की जन्म कुंडली वगैरह लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचे और फिर उन्हें सारी बात बताई। तांत्रिक ने कुछ मंत्रोच्चारण कर आंखें मूंद ली और फिर कुछ देर बाद कहा, आपकी बेटी के ऊपर कोई खतरनाक साया है। उस साये ने आपकी बेटी के दिमाग को काबू में किया हुआ है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तब उसके पिता बोले कि आखिर किस तरह का साया है और किसने उसके साथ ये किया है। तब वो तांत्रिक बोला, तुम्हारी बेटी ने किसी के साथ गलत करने की कोशिश की थी। उस वजह से उसका फल उसे भोगना पड़ रहा है। लेकिन चिंता मत करो, कुछ समय बाद वो सामान्य हो जाएगी। ये सुनकर उसके पिता बोले, क्या वो अभी ठीक नहीं हो सकती? एकदम पागलों की तरह बर्ताव कर रही है। वो तांत्रिक बोला, जितना कष्ट उसने उस निर्दोष इंसान को दिया है, उतना तो उसे झेलना ही पड़ेगा। मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे बेटी के ऊपर ऐसी वैसी कोई चीज नहीं है जिसका उतारा किया जाए। वो कोई ऊपरी चीज है और जब तक उसकी इच्छा नहीं होती वो नहीं जाएगी। आप लोग एक काम कर सकते हैं, उस निर्दोष इंसान के पास जाकर शीतल की गलती के लिए माफी मांग ले। अगर वो इंसान चाहे तो ये समस्या यही हल हो सकती है। इंसान अपनी संतान के लिए क्या क्या नहीं करता। शीतल के माता पिता ने भी यही किया। उन्हें नहीं पता था कि आखिर शीतल ने किसे परेशान किया है, लेकिन उन्हें उस शख्स को ढूंढना तो था। उस शख्स को ढूंढने के लिए शीतल के माता पिता शीतल के कॉलेज गए और वहां जाकर उन्होंने उस शख्स के बारे में बातचीत की जिससे शीतल का हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ हो। तब उन्हें यह पता चला कि कैसे शीतल ने कमलेश को परेशान किया था। कमलेश क्लास में अपनी सीट पर बैठकर पढ़ रहा था। इसी दौरान शीतल के माता पिता उसके पास आए और गिड़गिड़ाते हुए उससे बोले, बेटा, माना हमारी बेटी से गलती हुई थी, लेकिन प्लीज तुम उसे माफ कर दो। यह सुनकर कमलेश हैरानी से बोला, आप लोग कौन हैं और मुझसे ऐसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं तो आपको जानता तक नहीं। यह सुनकर शीतल की मां बोली, मैं शीतल की मां हूं, जिसने तुम्हें काफी परेशान किया था। उससे गलती हो गई, नादान है। मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तब कमलेश बोला, आंटी, मेरे मन में उसके लिए कोई द्वेष नहीं है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन आप प्लीज ये बार बार माफी मांगना बंद कीजिए। आप बड़े हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। ये सुनकर कि कमलेश ने शीतल को माफ कर दिया है, उसके घर वालों को काफी तसल्ली हुई कि चलो अब कम से कम उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। वही कॉलेज से लौटते समय कमलेश ने नैनी से कहा, तुमने शीतल के साथ कुछ किया क्या जो उसके मां बाप आज मुझसे माफी मांगने आए थे? ये सुनकर नैनी चुप रही। नैनी की खामोशी देखकर कमलेश को उसके सवाल का जवाब मिल चुका था। इसलिए कमलेश नैनी का हाथ पकड़कर बोला, नैनी, मुझे बहुत खुशी है सच में जो तुम मेरे साथ हो। तुम मेरी सारी तकलीफें समझती हो, मेरा इतना साथ देती हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहना। बाकी सबसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। अभी मेरा आखिरी इम्तिहान होने वाला है, उसके बाद मैं तुम्हें लेकर यहां से दूर चला जाऊंगा। कॉलेज की तरफ से जो कंपनी यहां आएंगी उसमें मैं नौकरी लेने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद हम दोनों यहां से चले जाएंगे और यहां के लोग यही रह जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम शीतल को ठीक कर दो। तुम करोगी ना? नैनी इसके लिए मना न कर सकी और उसने अपनी आंखें बंद की। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकती। वो लड़की अब एकदम ठीक है। इन सब के बाद शीतल एकदम सामान्य हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसका अच्छी तरह से जांच किया और फिर उसे छुट्टी दे दी, लेकिन इसके साथ ही उसे कुछ दवाइयां खाने की भी सलाह दी। शीतल अब घर आ गई और क्योंकि अब आखिरी इम्तिहान आने वाला था, इसलिए वो दोबारा कॉलेज आने लगी। लेकिन उसके साथ क्या हुआ था ये सभी जानते हैं। सबको पता चल गया था कि शीतल को पागलपन के दौरे पड़े थे। इस वजह से सारे लोग उससे दूर दूर रहने लगे थे। शीतल अब अकेली हो चुकी थी। शीतल जिससे भी बात करने की कोशिश करती,
वे सारे बहाना बनाकर वहां से खिसक लेते। शीतल, जो कि कॉलेज की सबसे प्रसिद्ध लड़कियों में से एक थी, अब उसे कोई पूछ नहीं रहा था। ये सब झेलना शीतल के लिए काफी दुखदायी था। उसे लगने लगा था कि ये सब कमलेश ने जानबूझकर करवाया है, जबकि वो तो ये नहीं जानती थी कि कमलेश की वजह से ही आज वो ठीक हुई है। वो कैसे भी करके कमलेश से बदला लेना चाहती थी। इसलिए उसने प्रिंसिपल के सामने कमलेश के बारे में झूठी शिकायत भी की। शीतल ने कमलेश के खिलाफ पहले भी शिकायत की थी, इसलिए प्रिंसिपल को लगा कि शायद शीतल सच बोल रही है। इसलिए उसने कमलेश को बुलाकर खूब डांटा। शीतल को यह देखकर काफी खुशी हो रही थी, लेकिन प्रिंसिपल ने कमलेश को कॉलेज से नहीं निकाला। यह देखकर उसे काफी गुस्सा आया। उसने प्रिंसिपल से कहा, सर, इसने मेरे साथ ऐसा किया और आपने इसे ऐसे ही चेतावनी देकर छोड़ दिया। आपको इसे कॉलेज से बाहर निकालना चाहिए। आज ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, न जाने बाद में और कितनी लड़कियों के साथ ऐसा करे। आप इसे अभी के अभी कॉलेज से बाहर निकालिए। यह सुनकर प्रिंसिपल बोले, शीतल, तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि कमलेश ने ऐसा किया। फिर भी हम तुम्हारे कहने पर कमलेश के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हम उसे नहीं निकाल सकते। उसके भी जीवन का सवाल है। अब आप जा सकती है, और हां, हो सके तो आप कमलेश से थोड़ा दूर ही रहिएगा, क्योंकि इतनी लड़कियों में से किसी ने भी कमलेश के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम जरूर बोलती हो। प्रिंसिपल से डांट खाकर शीतल वापस आ गई। अब वो कैसे भी करके कमलेश से बदला लेना चाहती थी। इसीलिए वो दोबारा से नवीन और विपुल के पास आई और बोली, मुझे इस कमलेश से बदला लेना है, और इसके लिए भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम्हारे वो जो बाबा थे, उनका पता मुझे दो। मैं एक प्रेत इस कमलेश के ऊपर छुड़वा दूंगी। इससे मैं भी देखती हूं कि ये आगे कैसे बढ़ता है। अगर मैंने इतना समय पागल खाने में काटा है, तो ये भी काटेगा। फिर मैं भी देखती हूं कि कौन सी अप्सरा इसकी सहायता करती है। नवीन और विपुल तो यही चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसे बाबा का पता दे दिया। उनके पास जाकर शीतल ने उसे झूठ बताया कि कोई उसे परेशान कर रहा है और इसके लिए वो प्रेत वगैरह छोड़ना चाहती है, ताकि वो उसे कोई नुकसान न पहुंचा पाए और अपने में ही उलझा रहे। बाबा ने उसकी सहायता कर दी और फिर 2 दिनों के अंदर अंदर ही उसे एक पोटली तैयार करके दी और कहा, इस पोटली को ले जाकर उस लड़के के बैग में डाल देना और उसके बाद सारा काम खुद ही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब ये पोटली तुम उसके बैग में डालो तो ये पोटली खुली हो। शीतल ने वैसा ही किया और फिर उस बाबा को पैसे देकर लौट आई। उसने वो पोटली नवीन को दी और उसे सारी बात बताई। अब ये नवीन की जिम्मेदारी थी कि वो ये पोटली कमलेश के बैग में कैसे डाले। अगले दिन कमलेश जब कॉलेज आया और बैग रखकर शौचालय जाने लगा, तब नवीन ने मौका देखकर वो पोटली कमलेश के बैग में डाल दी और फिर वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। कमलेश इन सब बातों से अनजान चुपचाप पढ़ता रहा। कॉलेज खत्म होने के बाद जब कमलेश वहां से जाने लगा, तो उसे उसका शरीर थोड़ा भारी भारी सा लगने लगा। ये देखकर नैनी ने उससे पूछा कि क्या तुम ठीक हो? कमलेश को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने सारी बात बता दी। ये देखकर नैनी को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन अब इससे पहले कि नैनी कुछ करती, कमलेश के बैग में से निकलकर 2 काले साए कमलेश की ओर बढ़ने लगे। नैनी ने अपना हाथ बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ाया और फिर उन दोनों काले सायों को पकड़ लिया। वे दोनों साए नैनी के हाथों में आकर तड़पने लगे। तब नैनी बोली, बताओ, तुम लोगों को किसने कमलेश के ऊपर छोड़ा था? वैसे तो मुझे पता है कि वो कौन होगा, लेकिन मैं तुम लोगों के मुंह से सुनना चाहती हूं। उन सायों ने तड़पते हुए सारी बातें बता दी। ये देखकर नैनी को काफी गुस्सा आया और वो बोली, तुम देख रहे हो ना कमलेश, मैंने इन्हें अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो मैं इन्हें नुकसान पहुंचाकर रहूंगी। मैं किसी अनहोनी का इंतजार नहीं करूंगी। इस पर कमलेश कुछ न बोल सका। उसके पूरे शरीर में तेज दर्द हो रहा था।
उससे वहां खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ये देखकर नैनी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने उन सायों से कहा, तुम खतरनाक प्रेत हो, एक युवक का और एक युवती का, इसलिए अभी के अभी तुम जाओ। जिसने भी तुम्हें भेजा है उसे तुम परेशान करो, और तुम्हें उसे इतना परेशान करना है कि वो इसके बाद किसी को परेशान करने के लायक न रहे, लेकिन हां, उसकी मौत नहीं होनी चाहिए। ये बोलकर नैनी ने उन्हें आजाद किया और फिर कमलेश को देखा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से तप रहा था। उसे काफी तेज बुखार था। उस प्रेत ने उसके शरीर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी, जिस वजह से ऐसा हुआ था क्योंकि कमलेश काफी ज्यादा कमजोर था और ऐसे में उसका इस तरह से प्रेतों से संपर्क काफी खतरनाक था। उसकी जान तक जा सकती थी। नैनी कमलेश को लेकर घर आ गई। वही वे दोनों प्रेत वापस शीतल के पास आ गए और इससे पहले कि शीतल कुछ समझ पाती, उन प्रेतों में से एक ने शीतल के शरीर पर काबू कर लिया। शीतल सब जान समझ रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसका उसके शरीर पर से नियंत्रण पूरी तरह से हट चुका था। वो रोते हुए बार बार एक ही बात बोल रही थी, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन वे प्रेत नहीं माने और शीतल को घर से दूर जंगल में ले जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ एक प्रेत ने नवीन के शरीर पर कब्जा कर लिया और उसे भी जंगल में ले आया गया। वहां उस युवक युवती के प्रेत ने उन दोनों के शरीरों को बुरी तरह से नोचना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ नैनी कमलेश को लेकर घर आ गई। उसे काफी तेज बुखार आ चुका था। जैसे ही नैनी उसे बिस्तर पर लिटाकर पानी लेने जाने लगी, कमलेश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ नैनी, मुझे डर लग रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा। चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं मरने के समय तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। यह सुनकर नैनी उसके पास ही बैठी रही और उसका सिर सहलाती रही। पूरी रात कमलेश बुखार में तड़पने लगा, लेकिन सुबह तक वो ठीक हो चुका था। नैनी ने उसे ठीक कर दिया था। कमलेश आज सुबह अच्छे से तैयार होकर कॉलेज जाने लगा। उसने नैनी से पूछा कि आज वो कैसा लग रहा है। तब नैनी उससे बोली, मेरी नजर से देखो, तुम हमेशा अच्छे नजर आओगे, लेकिन आज तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ खास बात है क्या? कमलेश बोला, हां, आज कॉलेज परिसर में बहुत सी कंपनी के लोग आएंगे और अगर सब सही रहा तो मुझे भी उसमें से किसी में नौकरी मिल जाएगी। फिर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रानी की तरह रखूंगा, तुम्हें तुम्हारी पसंद की सब चीजें दिला पाऊंगा। यह सुनकर नैनी मुस्कुराने लगी और फिर दोनों कॉलेज आ गए। आज शीतल कॉलेज नहीं आई थी, लेकिन कमलेश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सारे ही बच्चे तैयार होकर वहां आए हुए थे। इसी दौरान विपुल कमलेश को देखते हुए बोला, यार, इन कमलेश जैसे ढीले लोगों का क्या होगा? ये नकल करके पास तो हो जाते हैं, लेकिन कंपनी में काम नकल से थोड़ी मिलता है। ये सुनकर सारे लोग कमलेश की ओर देखते हुए हंसने लगे, लेकिन कमलेश शांत बना रहा। वो किसी की बात का कोई जवाब देना नहीं चाहता था। खैर, कुछ देर बाद एक एक करके सारे कमरे के अंदर जाते और बाहर आते। हर गुजरते समय के साथ कमलेश के दिल की धड़कन काफी बढ़ रही थी, लेकिन नैनी ने उसे हौसला दिया। कुछ देर बाद कमलेश लटके हुए चेहरे के साथ बाहर आया। कमलेश को ऐसे देखकर उसकी क्लास के सारे बच्चों के चेहरों पर एक मुस्कान आ गई। वही उसे ऐसे देखकर नैनी उसके पास आई और बोली, कोई बात नहीं कमलेश, कहीं और तुम पास हो जाओगे। ये सुनकर कमलेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, इस कंपनी में मुझे 15 लाख के पैकेज पर नौकरी मिल गई है। कमलेश की बात सुनकर उन सबका मुंह खुला का खुला रह गया था, लेकिन कमलेश बिना उनकी ओर देखे वहां से चला गया। आज सभी लोगों के मुंह पर ताला लग चुका था। वही यहां नौकरी पाकर कमलेश काफी खुश था। उसे पता था कि कभी ऐसा समय भी आ सकता है, इसलिए उसने इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी। कमलेश की यहां पर नौकरी लगने के कारण सारे कॉलेज शिक्षकों के जुबान पर खाली कमलेश का ही नाम था। सब लोग कमलेश का नाम ले लेकर बोल रहे थे, लड़का हो तो ऐसा हो।
कहा हमेशा तीसरी श्रेणी से पास होता था, और अब देखो अच्छे नंबर से पास भी होता है और इतनी अच्छी कंपनी में काम भी करता है। बड़ा मेहनती लड़का है। कमलेश की इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी की बात सुनकर ये बात आग की तरह फैल चुकी थी, और अब तक ये बात कमलेश के घर पर भी पता चल चुकी थी। कमलेश का बड़ा भाई 7 लाख के पैकेज पर लगा था, जबकि कमलेश तो इससे काफी ज्यादा बड़े पैकेज पर लगा है। अब उसके बारे में कोई भी उल्टा सीधा नहीं बोल रहा था, बल्कि सब यही बोल रहे थे कि पता नहीं लड़के ने ये सब किया कैसे, बड़ी मेहनत की होगी। उसके माता पिता उसकी उपलब्धि पर काफी खुश थे, इसलिए उसकी मां ने उसे फोन लगाया और कहा, अरे बेटा, तूने तो हमारा नाम सच में बहुत रोशन कर दिया। बेटा हो तो तेरे जैसा हो। अब एक काम कर, घर आ जा, हम आज रात तेरी पसंद का खाना बनाएंगे। ये सुनकर कमलेश बोला, मुझे बहुत काम है इसलिए मैं नहीं आ सकता, और वैसे भी आपके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तभी तो मुझे मेरे कमरे से निकालकर बाहर कर दिया गया, और फिर बाद में किसी की भी बात सुनकर मुझे उस घर से भी निकलने के लिए कह दिया गया। तब आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि मैं कहां जाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इस काबिल हूं कि अपना सब कुछ देख सकता हूं। बोलकर कमलेश ने फोन रख दिया। आज कमलेश मन ही मन बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उसके मन में जो भी दर्द था वो सब आज उसके आंसुओं के जरिए बाहर आ गया, और फिर वो नैनी से रोते हुए बोला, जब मुझे इन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब मैं काफी ज्यादा परेशान था, तब इन सब ने हमेशा मुझे दुत्कारा, मुझे निकम्मानकारा न जाने क्या क्या कहा, और आज जब मैं कामयाब बना हूं तो ये लोग कैसे मेरे आगे पीछे आ रहे हैं। मुझे ये लोग नहीं चाहिए। मैं मानता हूं ये मेरे माता पिता हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा मुझे कम आंका। मैं थोड़ा कमजोर हूं, कोई चीज जल्दी नहीं समझता तो क्या इसमें मेरी गलती है? मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूं। ये बात ये लोग क्यों नहीं समझते? इन लोगों को तो यही लगा था कि मैं जानबूझकर ये सब करता हूं। आज ये लोग मुझे घर बुला रहे थे, मेरी पसंद का खाना बनाया जा रहा था, लेकिन अभी इन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि आस पड़ोस के लोग ताने देंगे कि मैंने ये सब किया। नैनी ने उसे संभाला, तब कमलेश बोला, तुम कुछ दिन पहले ही मेरे जीवन में आई हो और तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तुम मुझे मिली। अच्छा हुआ कि मैंने वो साधना की और आज तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता। बोलकर कमलेश ने नैनी को गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ शीतल की हालत अब काफी ज्यादा दयनीय हो चुकी थी। उन प्रेतों ने उन दोनों के शरीर पर कब्जा करके उन दोनों के साथ काफी दरिंदगी की। इन सब के 24 घंटे बाद उन प्रेतों ने उन दोनों को छोड़ दिया, और अब वे दोनों इसी तरह से घर आए। उन दोनों के घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे। वही उनके आने पर उन्हें इस तरह से अस्त व्यस्त हालत में देखकर वे काफी ज्यादा घबरा गए। उन्होंने उससे पूछा कि ये सब किसने किया, लेकिन शीतल कुछ न बता पाई, क्योंकि बताती भी क्या कि उसने कमलेश के ऊपर प्रेत छोड़ने की कोशिश की थी, और उन प्रेतों ने उसे ही अपना निशाना बना लिया। इन सब के कारण शीतल ने अपने जीवन के सबसे बड़े मौके को गवा दिया। वो उस दिन कॉलेज नहीं जा पाई और उसे कोई नौकरी नहीं मिली, जिसके कारण वो घर पर ही रही। वहीं दूसरी तरफ उसका जो प्रेमी था, उसे जब पता चला कि शीतल के साथ ऐसा कुछ हो गया है, तो उसने शीतल से बात करना बंद कर दिया। शीतल ने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन पहले तो वो व्यस्त हूं बोलकर फोन काट देता, लेकिन फिर आखिरकार उसने उसे बोल ही दिया, देखो शीतल, तुम्हारा मेरा कोई भविष्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे भूल ही जाओ तो अच्छा है। यह सुनकर शीतल हैरानी से बोली, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और कहा था कि हम कॉलेज से निकलने के बाद आपस में शादी कर लेंगे, लेकिन अब तो तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे। ऐसे मैंने क्या कर दिया? तब वो बोला, सब ठीक था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले तुम्हारे साथ जो हुआ उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि हम दोनों साथ रह पाएंगे। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। मुझे और मिल जाएगी, और वैसे भी मेरी नौकरी लग चुकी है, और रही बात
तुम्हारी तो तुम्हारे पास अब तक नौकरी भी नहीं है। तुम अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हो। तुम्हारा मेरा भला क्या मेल? इसलिए आज के बाद फोन मत करना, और अगर तुमने मुझे फोन करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे घर पर बता दूंगा कि तुम मुझे फोन करके परेशान करती हो। बोलकर उसने तो फोन काट दिया, लेकिन इन सब से शीतल को काफी दुख हुआ। खैर, आखिरी इम्तिहान आने वाले थे, इसलिए शीतल कॉलेज पहुंची। वहां जाकर उसे और नवीन को पता चला कि कमलेश की नौकरी कितनी बड़ी कंपनी में लग चुकी है, और अब कमलेश कुछ दिनों बाद बेंगलुरु चला जाएगा। उन दोनों को इससे काफी ज्यादा जलन हुई। वे उसे उल्टा सीधा बोलते रहे, लेकिन कमलेश उनकी बातों को सुन ही नहीं रहा था। वे दोनों उसका मनोबल तोड़ना चाहते थे ताकि वो इम्तिहान में अच्छा न कर पाए, लेकिन कमलेश ने इन लोगों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। कमलेश इम्तिहान देकर अपने काम पर चला गया, और उसके साथ नैनी भी हमेशा रही। कमलेश को अगले दिन बेंगलुरु के लिए निकलना था, लेकिन उसके माता पिता उससे मिलना चाहते थे। इसीलिए ज्यादा जोर देने पर कमलेश उस शाम को काम खत्म करके घर पहुंच ही गया। उस समय आस पड़ोस की कुछ महिलाएं भी वहां आई हुई थी, और कमलेश को वहां देखकर उनमें से एक महिला बोली, अरे बहन जी, तुम्हारा कमलेश तो हीरा है। हीरा देखा नहीं, इसने तो क्या से क्या कर दिया। मैं तो हमेशा यही कहती थी। वैसे आपको बता दूं कि मेरी रिंकी भी इसी की उम्र की है। आप चाहें तो हम इन दोनों की बात आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर कमलेश की मां बोली, अरे कुछ दिन पहले तो बोल रही थी कि मेरा कमलेश बिग डैल है, और अब तो तुम्हारे सुर ही बदल गए। मुझे नहीं करनी तुम्हारी लड़की से अपने बेटे की शादी। मैं अपने बेटे के लिए लाखों में एक लड़की लेकर आऊंगी। ये सब सुनकर कमलेश चुप रहा, लेकिन फिर वो बोल पड़ा, मां, मुझे काम है। मुझे घर जाकर सामान भी बांधना है, इसलिए जल्दी बताइए क्या बात करनी थी। ये सुनकर उसके पिता आए और मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है? इतने दिनों बाद तो तुम घर आए हो, वरना हमें तो कभी मौका ही नहीं मिलता आपस में बात करने का। एक काम करो, तुम अपना सामान लेकर यहीं आ जाओ। जब तक तुम नहीं जाते यहीं पर रहो। ये सुनकर कमलेश बोला, नहीं पापा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी आपके घर में मेरे लिए जगह ही कहाँ थी? तभी तो आपने मुझे घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी और नहीं कर रहा कि आप मुझे घर में रखेंगे। आपने मुझसे कहा कि आपको कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं यहां आ गया। बताइए क्या बात करनी है? ये सुनकर कमलेश की मां बोली, बेटा, तू उस दिन की बात से अभी नाराज है क्या? हम तुझे निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें? तेरे बारे में इतना सब कुछ सुनने को मिल रहा था कि अपने घर की इज्जत बचाने के लिए हमें तुझे अपने घर से निकालना पड़ा। लेकिन अब हमें किसी की नहीं पड़ी, इसलिए अब तू घर आ जा। अगर कोई कुछ तेरे बारे में बोलेगा तो मैं उसे बताऊंगी। कमलेश बोला, यही बात आपने उस समय भी की होती तो आज मुझे उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता जो मैंने की। मैंने किसी लड़की को नहीं छेड़ा था। उस लड़की ने मेरे ऊपर जानबूझकर झूठा आरोप लगाया, और आप लोगों ने मेरी बात तो सुनी ही नहीं, उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा दिया। मुझे कुछ लोगों ने मिलकर जब मारा, तब भी मैंने आप लोगों से ये बात कही, लेकिन तब भी आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं लिया। यहां तक कि कॉलेज वालों ने भी नहीं लिया, और वो लोग मुझे हमेशा परेशान करते रहे, और आप लोगों को मेरी परेशानी कभी दिखी नहीं। आप लोगों को बस यही दिखा कि मैं कोई काम ढंग से नहीं कर सकता। क्या इसमें मेरी गलती है? आपको भी पता है मैं शारीरिक रूप से और लड़कों जैसा नहीं हूं। फिर भी आप लोगों ने मेरे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, इस बहाने मुझे पता चल गया कि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। अगर आप लोगों की बात हो गई हो तो मैं यहां से जाना चाहता हूं। मुझे कल हमेशा हमेशा के लिए बेंगलुरु भी निकलना है। बोलकर कमलेश ने नमस्ते किया और फिर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ शीतल, नवीन और विपुल कमलेश को आज परेशान करने की पूरी योजना में थे। उन लोगों ने सोच लिया था कि कमलेश को पकड़कर उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, फिर भले ही उनके साथ कुछ भी हो,
क्योंकि उनकी जिंदगी कमलेश की वजह से पहले ही काफी खराब हो चुकी है। विपुल को तो नौकरी मिल चुकी थी, लेकिन वो अपने दोस्तों का साथ देना चाहता था। इसलिए वो भी उस रात उन दोनों के साथ एक सुनसान रास्ते पर कमलेश का इंतजार करने लगा। उन तीनों ने अपने दोस्तों को भी वहां बुला लिया था और अब वे सारे हाथों में डंडा लिए कमलेश का इंतजार करने लगे। जैसे ही कमलेश वहां आया, उन सब लोगों ने मिलकर कमलेश को पकड़ लिया और फिर उसे जबरदस्ती उस रास्ते से सटे जंगल में ले गए। वहां ले जाकर उन लोगों ने कमलेश को पेट से बांध दिया और फिर विपुल बोला, तेरे साथ जो अप्सरा है उसकी वजह से तू ज्यादा उड़ रहा है ना? आज तो हम तेरे पैर ही तोड़ देंगे, फिर देखते हैं कि तू बेंगलुरु कैसे जाता है। इन सब के बाद उन लोगों ने कमलेश को पीटने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, कमलेश के आसपास एक सफेद सा धुआं आ गया और वहां पर एक महिला की आवाज आई, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि मेरे साधक ने मुझे मना किया था। लेकिन अगर कोई इसे ही नुकसान पहुंचाएगा तो मैं उसे छोड़ने भी नहीं वाली। शीतल, उन प्रेतों ने तुम्हारी इज्जत लूटी, तुम्हें मारा पीटा, लेकिन तुम अब भी नहीं सुधरी। ये सुनकर शीतल गुस्से में बोली, तुम लोगों ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी और मैं इसका बदला भी न लूं। मैं छोड़ूंगी नहीं। ये जो भी हो रहा है सब इसी की वजह से हो रहा है। ये सुनकर कमलेश गुस्से में बोला, मेरी वजह से? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? मैंने तुमसे सिर्फ अपने प्यार का इजहार किया था, बदले में तुमने मना कर दिया। इतना ही नहीं, तुमने पूरे कॉलेज में मेरी बेइज्जती की थी, वो अलग, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैं चाहता तो तुम्हारे मां बाप को यह सब बताकर उनकी नजरों में तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए गिरा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और इन लोगों के साथ मैंने क्या किया? इन लोगों ने मुझे हमेशा मारा पीटा, मुझे जलील किया। तुम सबने मिलकर मुझे हमेशा परेशान किया, लेकिन मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बोला। मैं चुपचाप अपने काम से काम रखता रहा और आज मैं अपनी मेहनत के बल पर यहां पर हूं और तुम लोग वहीं पर हो। तुम लोगों को इस बात से काफी तकलीफ है, न कि मैं तुम लोगों से ज्यादा कुछ मतलब नहीं रखता तो ठीक है। फिर आज तुम लोग मेरा जो रूप देखोगे, उसके बाद तुम लोग दोबारा मेरे रास्ते में कभी नहीं आओगे। बोलकर कमलेश ने नयनी से कहा, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आज तुम इनके साथ वो करो कि ये लोग दोबारा मेरा नाम सुनकर भी कांपे। ये सब सुनकर वे सारे लोग घबरा गए, क्योंकि उन लोगों को यही लगा था कि कमलेश उनके खिलाफ कुछ नहीं करेगा और चुपचाप मार खा लेगा। लेकिन आज कमलेश ने ये बोलकर उन लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। वे सारे कमलेश से डरकर इधर उधर भागने लगे। उन्हें डर था कि कहीं वो लोग नयनी के हत्थे न चढ़ जाएं। सारे लोग जंगल में इधर उधर भागने लगे। कुछ देर बाद भागते भागते एक शख्स एक पेड़ के पास जा पहुंचा। अब इससे पहले कि वो कुछ करता, पेड़ के ऊपर से एक सफेद भयानक आकृति नीचे आई और उस शख्स को पकड़कर उसे ऊपर की ओर ले जाने लगी। वो शख्स चीखने लगा और छोड़ने की गुहार लगाने लगा। बहुत ऊंचाई तक ले जाकर उस भयानक आकृति ने उस शख्स को छोड़ दिया। इसी के साथ ही वो शख्स इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा। वो शख्स कमर के बल गिरा था, जिसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। वहीं दूसरी तरफ नवीन भी वहां से भागते भागते जंगल के दूसरे हिस्से में आ गया था। इसी दौरान सांप की तरह एक महिला की सफेद आकृति जमीन पर रेंगते हुए उसके पास आई। उस भयानक दृश्य को देखकर नवीन की चीख निकल पड़ी, लेकिन फिर अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए पास ही में मौजूद एक पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। नवीन घबराते हुए उस पेड़ के ऊपर काफी ऊपर तक चढ़ा, लेकिन फिर अचानक से उसका संतुलन बिगड़ा और फिर वो पेड़ से नीचे गिर गया। नवीन जहां गिरा था उसके ठीक नीचे एक पत्थर था और नवीन सर के बल गिरा था, जिस वजह से उसका सर उस पत्थर से जोर से टकराया और वो वही बेहोश हो गया। उन तीनों के दो साथी उन लोगों से भागते हुए जा रहे थे कि तभी अचानक एक सफेद साया उन लोगों के सामने आ खड़ा हुआ। उस साये को देखकर ये दोनों काफी ज्यादा घबरा गए और बोलने लगे,
हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। इन लोगों ने हमसे झूठ बोला था कि कमलेश ने इन्हें परेशान किया था, इस वजह से हम उसे पीटने आए थे। लेकिन अगर हमें पता होता कि इन सब में कमलेश की कोई गलती नहीं है तो हम यहां कभी नहीं आते। तब वो भयानक साया बोला, तुम लोग भी कमलेश के साथ कॉलेज में पढ़ते हो और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि कमलेश के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, और तुम लोग इन सब में भी इन तीनों का साथ देते हो, और तुम्हें ये नहीं पता कि इस समय कमलेश की कोई गलती नहीं है। अगर मैंने तुम लोगों को आज छोड़ दिया तो तुम लोग दोबारा से कमलेश के पीछे आओगे और मैं ये होने नहीं दूंगी। बोलकर उस साये ने उन दोनों को हवा में काफी ऊपर उठा लिया और फिर एक ही झटके से उन्हें नीचे गिरा दिया। इन सब के कारण उन दोनों की काफी हड्डियां टूट गई। वही ये सब देखकर शीतल और विपुल काफी ज्यादा घबरा चुके थे और वहां से भागते हुए विपुल गुस्से से बोला, मैं तो जो हुआ उसे भूलने को बिल्कुल तैयार था, लेकिन तू नहीं मानी और आज तेरी वजह से हम इस मुसीबत में पड़े हैं। ये सुनकर शीतल गुस्से में बोली, ज्यादा बकवास मत करो, समझे, इन सब में तुम भी बराबर के साथ ही थे। तुम मुझे रोक सकते थे या मेरे आज साथ आने से मना कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुम भी तो मेरे साथ यहां पर हो क्योंकि तुम भी कमलेश से बदला लेना चाहते थे। तब विपुल बोला, अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है, देखना ये कि अब कैसे बचा जाए, क्योंकि ये लोग अब हमें छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहे। कैसे भी करके यहां से भाग जाए तो बच भी सकते हैं। इसके बाद वे दोनों बिना बहस किए वहां से भागते रहे। कुछ देर बाद उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। ये देखकर शीतल मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, मुख्य सड़क आने वाली है, अब हम सब बच जाएंगे। शीतल ने इतना कहा ही था कि किसी ने अचानक से शीतल के पैर को पकड़कर उसे गिरा दिया और इसी के साथ ही शीतल पेट के बल वहां से घिसटते हुए पीछे की ओर जाने लगी। इस दौरान शीतल बुरी तरह से चीख रही थी, लेकिन विपुल उसकी मदद के लिए नहीं रुका। विपुल तेजी से भागते हुए मुख्य सड़क तक आ पहुंचा। अब इससे पहले कि वो आगे जाता, एक तेज रफ्तार से आती गाड़ी ने उसे एक जोरदार टक्कर मार दी और वो पीछे की ओर जा गिरा। वो गाड़ी पुलिस की थी। पुलिस को वहां देखकर विपुल की आंखों में चमक आ गई और वो बोला, सर, हमें बचा लीजिए, वरना वो हमें मार डालेगी। कौन मार डालेगी? उस पुलिस की गाड़ी में सवार एक पुलिस वाले ने कहा। तब विपुल ने उन्हें सारी बात सच सच बताई और कहा, आप लोग भले ही मुझे जेल में डाल दीजिए, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैं पूरी जिंदगी जेल में काट लूंगा, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये सुनकर पुलिस वाले उसे लेकर जंगल के अंदर गए, जहां पर जख्मी हालत में उसके सारे दोस्त इधर उधर बेहोश पड़े थे। वही कमलेश भी रस्सी से बंधा हुआ बेहोश पड़ा था। पुलिस उन सभी को लेकर अस्पताल आ गई, जहां पर शीतल और उसके साथियों की हालत बहुत खराब थी। कईयों के हाथ पैर बुरी तरह से टूट चुके थे। उनमें से एक की तो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, लेकिन कमलेश को इन सब में ज्यादा चोटें नहीं आई थी। कमलेश को अगवा कर उससे मारपीट करने के जुर्म में उन सभी लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ। तब सभी आरोपियों के घर वालों ने आकर कमलेश से बहुत मिन्नतें की कि वो ये शिकायत वापस ले ले, लेकिन कमलेश नहीं माना, क्योंकि आज तक उसने इन लोगों को कुछ नहीं कहा। उसके बावजूद इन लोगों ने हमेशा उसे परेशान किया, लेकिन अब अगर वो चुप रहा तो ये लोग आगे भी उसे परेशान कर सकते हैं। इसलिए कमलेश ने शिकायत की। इन सब के कारण विपुल और उसके जिन साथियों को नौकरी मिली थी, उन सभी के हाथों से नौकरी चली गई। इसी के साथ ही उनके ऊपर आपराधिक आरोप भी लग गए। कॉलेज वालों की इस वजह से काफी बदनामी हुई और उन लोगों ने इन्हें कॉलेज से निकाल दिया। ये सारे लोग स्वस्थ होने के बाद जेल चले गए, लेकिन इनमें से एक जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, वो सदासदा के लिए अपाहिज हो गया। और इन सबका दोष वो कमलेश को नहीं बल्कि अपने साथियों को देता है, क्योंकि उन लोगों के कहने पर ही वो उस दिन कमलेश को पीटने के लिए उनके साथ गया। और आज कमलेश तो बेंगलुरु जाकर बस चुका है और वो लोग अब भी यहां पर हैं। उन आरोपियों के घर वाले उन्हें ताना देते हैं
इसी के साथ ही कईयों को तो उनके घर वालों ने घर से निकाल दिया है, क्योंकि उनकी समाज में काफी बदनामी हो रही थी। कॉलेज वालों और सभी लोगों को यह पता चल चुका है कि आज तक कमलेश ने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि ये सारे लोग हैं जो उसके साथ गलत करते हैं। सब लोगों को अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन अब कमलेश वहां नहीं था, जबकि वो सारे लोग अभी वही थे। कमलेश हमेशा के लिए बेंगलुरु चला गया था। कमलेश के घर वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उससे माफी भी मांगी, लेकिन कमलेश अब उनकी माफी लेना नहीं चाहता था। कमलेश बेंगलुरु में ही नयनी के साथ खुश था।